में तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसकी गाड़ी बारिश के मौसम में एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी और अब वो अकेली वहां पर किसी की मदद का वेट कर रही थी। तभी वहां पर एक ट्रक ड्राइवर पहुंच जाता है। वो उस औरत को मदद के लिए ऑफर करता है, पर क्योंकि वो ड्राइवर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और साथ ही उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा था, तो वो औरत उससे मदद नहीं लेती। और उतने में ही पीछे से एक आदमी आ जाता है जो कि काफी अच्छा दिख रहा था और उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। और तब उस आदमी के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए वो औरत उससे मदद लेती हुई उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। पर अब वो थोड़ा सा दूर गए ही थे कि तभी अचानक से ही वो औरत नोटिस करती है कि उस आदमी की गाड़ी के पीछे किसी की लाश रखी गई थी। और इस बात का मतलब साफ था कि असल में इस औरत के साथ अभी मोए मोए हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को ये देव मानस और सज्जन पुरुष समझकर उसके साथ आई थी वो आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अब वो औरत अपने बचाव में कुछ कर पाती कि उतने में ही वो आदमी उसके ऊपर एक रेंच से अटैक कर देता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर एक हफ्ते बाद आता है। तो हम लोग एक बस को देखते हैं जो कि उसी सेम रूट से जा रही थी। उसमें एक पैसेंजर जिसका नाम बैन था, वो एक इंश्योरेंस एजेंट था। वो बस के ड्राइवर टोनी को उस औरत के केस के बारे में बताता है जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और तब हम लोग बैंक की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में जिस सीरियल किलर ने उस औरत को पकड़ा था वो औरतों को मारने के बाद उनके बॉडी की किसी न किसी पार्ट को काट कर अपने पास रख लिया करता था, जो ज्यादातर शादीशुदा औरतों की छोटी उंगली हुआ करती थी। अब इस बात को जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, पर अभी कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर तभी अचानक से बस के रेडियो से सबको ये बात पता चलती है कि आगे के रूट पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। ये बात जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि सबको अपने काम पर टाइम पर पहुंचना था। इसीलिए तब धोनी बस को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो शायद वो आगे टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब उस रास्ते पर चलते हुए वो एक टाइल के पास आ जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने बस को चलाया ही था कि उसी दौरान हम लोग बस में बैठी एक औरत जिंग को देख पाते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही थी। पर अचानक से ही वो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में अपने फोन को बाहर फेंक देती है। पर किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तब टोनी भी बस को लेकर आगे बढ़ता रहता है और अचानक से ही बस के सामने एक चैन नाम का आदमी आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग शौक थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये आदमी इस टनल के अंदर क्या कर रहा है। मगर अभी चैन से कोई भी कुछ भी नहीं कहता और हम लोग चैन को देखते हैं जो कि खुद भी चुपचाप बस के अंदर आकर बैठ जाता है, जैसे ना जाने वो कब से बस का इंतजार कर रहा हो। और तब टोनी भी बस को वापस से चलाना चालू कर देता है। सबको बस यही इंतजार था कि वो लोग जल्दी से जल्दी इस टनल से बाहर निकले। उसी दौरान हम लोग ली नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बस में बैठकर ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब वो न्यूज़पेपर के अंदर चैन की फोटो को नोटिस करता है और तब उस फोटो के बगल में लिखे आर्टिकल को पढ़ने के बाद ली को ये बात पता चलती है कि चैन असल में एक हत्यारा था। अब इस बात को जानने के बाद ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर अभी वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। वो चुपचाप अपने पास एक नाइफ को उठाकर रख लेता है कि अगर आगे चलकर उसे जरूरत पड़े तो वो चैन से अपनी जान को बचा पाए। अब टोनी को लगभग बस चलाते हुए 30 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका था, मगर अब भी वो उस टनल से बाहर नहीं निकले थे, जिस बात की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि चाइना में सबसे बड़ा टनल सिर्फ 11 किलोमीटर का था, जिसको क्रॉस करने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता था। इसका मतलब यही था कि वो लोग एक ऐसे एंडलेस टनल में फंस गए थे जिसका कोई आखिरी छोर नहीं था। अब इस बात के समझ आते ही टोनी तुरंत ही बस को वापस से मोड़ता है और उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर से वो आया था। पर अब काफी दूर जाने पर भी उसे वो रास्ता भी नहीं मिलता जिससे वो टनल के अंदर दाखिल हुआ था। अब धीरे धीरे बस में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लग गए थे। तब हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि अभी के समय पर प्रेग्नेंट थी, और वहाँ पर हम लोग सारा नाम की एक औरत को भी देख पाते हैं जो उस दिन में एक मॉडल थी। और उन दोनों के अलावा बस में पार्क और पैंग भी थे जो कि भाई बहन थे। पैंग हर चीज से बहुत ज्यादा डरा करता था, इसीलिए पार्क उसकी हमेशा मदद करा करती थी और उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती थी। अभी के समय पर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो किस जगह पर फंस गए हैं, इसीलिए टोनी तुरंत ही बस को रोकता है और सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अब बस से नीचे उतरने के बाद जिंग वहां पर अपने टूटे हुए उसी फोन को नोटिस करती है जिसको उसने टनल की शुरुआत में बस से बाहर फेंका था, जिसे देखने के बाद जिंग काफी ज्यादा शौक होती है और वो तुरंत ही इस बारे में बाकी सबको बताती है। अब जिंग की बात जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। सब चाहते थे कि वो उसकी बात पर भरोसा ना करें, पर उसके टूटे हुए फोन को देखने के बाद उसकी बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता था, इसीलिए सब लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तब वहाँ पर चैन डिसाइड करता है कि वो टनल में आगे जाकर देखेगा कि आगे कोई रास्ता है या फिर नहीं। लेकिन ली, जिसको ये बात पता चल गई थी कि चैन असल में एक सीरियल किलर है, वो उसके पीछे पीछे उसके साथ जाता है ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके और ताकि वो आगे चलकर टनल में कहीं पर खो ना जाए। इसीलिए ली डिसाइड करता है कि वो किसी डोर को पकड़कर आगे बढ़ेगा, और लकीली वहाँ पर जिंग के पास एक वुन मौजूद होता है जिसका वो एक डोर ली को पकड़ा देती है और एक डोर खुद पकड़ लेती है, और तब ली और चैन दोनों ही साथ में टनल में आगे बढ़ने लगते हैं।
अब वो दोनों आगे बढ़ते हुए काफी दूर आ गए थे। तब हम लोग देखते हैं कि अचानक से ही टनल में फॉग आने लगता है और वहीं पर हम लोग बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि नोटिस करते हैं कि टनल के दूसरी तरफ से उनकी तरफ दो परछाई आ रही थी। फिर जब वो दोनों परछाई थोड़ा सा और आगे आती हैं, तो सब लोगों को पता चलता है कि वो दोनों असल में चैन और साथी ली ही थे, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि वो दोनों सीधे रास्ते से गए थे और वो टनल की दूसरी तरफ से वापस आ रहे थे। अब ये सब देखने के बाद तो सभी लोगों के दिमाग का एकदम फ्यूज उड़ गया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, पर सबको ये बात तो समझ में आ गई थी कि क्यों इतनी देर बस से ट्रैवल करने के बावजूद भी वो टनल की दूसरी तरफ नहीं निकले, क्योंकि ये टनल बार बार उन्हें एक ही जगह पर घुमाई जा रही थी जहाँ पर से उन्होंने शुरू किया था। अब किसी को ये बात नहीं पता थी कि वो लोग कितने समय तक उस टनल में फंसे रहेंगे और वो लोग वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। इसीलिए ली वहाँ पर सभी लोगों के खाने पीने के सामान को इकट्ठा कर लेता है, ताकि वो आगे चलकर उन सबको बराबर हिस्सों में बांट पाए। अब थोड़ी देर बाद हम लोग ली, टोनी, बंक और साथी चैन को देख पाते हैं, जिन्होंने डिसाइड करा था कि वो टनल में आगे जाकर बाहर निकलने के रास्ते के बारे में कुछ पता करेंगे। उसी दौरान हम लोग बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि बस के अंदर लेट गए थे ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। तब सारा, फैन, जिंक और पार्क सो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जब जिंक की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस में पूरी तरह से जंग लग चुका था, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बस में जंग कहाँ से लगा और उसमें इतनी सारी धूल कहाँ से आई। तब वो बाकी सबको उठाती है, पर किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार बस के साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर वो लोग नीचे उतरते हैं तो उतने में ही वहाँ पर बैंग, ली, टोनी और साथी चैन भी वापस आ गए थे, जो जब बस का हाल देखती हैं तो उनका भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर जब वो लोग अपने खाने को चेक करते हैं तो उनका खाना भी पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसे देखने के बाद सबको ये बात भी समझ में आ जाती है कि इस टनल में टाइम जोन भी कुछ अलग तरीके से चलता है। इसका मतलब यही था कि अगर बाहर की दुनिया में किसी ने 1 घंटा बिताया है तो वो 1 घंटा इस टनल के 1 हफ्ते के बराबर होगा। और क्योंकि वो काफी समय से टनल के अंदर मौजूद थे और बारिश होने की वजह से टनल के अंदर मॉइस्चर भी मौजूद था, इसीलिए कुछ ही समय में उनकी बस के ऊपर जंग लग गया। अब जब वो लोग इस बारे में बस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक से ही टोनी को बस के अंदर उसी टनल का एक मैप मिलता है, जिसे देखने के बाद टोनी काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि वो आज से पहले उस टनल में कभी भी नहीं आया है। पर अभी टोनी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और ये के साथ उस मैप को स्टडी करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस टनल के आसपास और भी काफी सारी चीजें हैं। अब वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ये टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब लाइट वापस आती है तो सब लोग देखते हैं कि ली वहां से गायब था। जिस जगह पर ली खड़ा हुआ था उस जगह पर काफी सारा खून फैला था और उस जगह पर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी लाश को अपने साथ घसीट कर कहीं पर लेकर गया हो। ये चीज देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर डरते हुए वो लोग उस खून का पीछा करते हुए टनल की दीवार के पास पहुंच जाते हैं। उस दीवार को ठोकने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस दीवार के पीछे कोई रास्ता हो। तब सभी लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि उस जगह पर एक सीक्रेट रूम था, जिसे देखने के बाद सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी चीजें मौजूद थी, जैसे कि काफी सारी न्यूज़पेपर कटिंग जो कि मिसिंग लोगों के बारे में थी। साथ ही उस जगह पर जार में काफी सारी औरतों के कटे हुए हाथ रखे हुए थे, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि ये रूम असल में उसी सीरियल किलर का है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पर क्योंकि सबको ये बात भी पता थी कि अगर वो इस टनल से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें बाहर निकलने का क्लू भी उसी रूम से मिलने वाला था, इसीलिए सब लोग तुरंत ही उस क्लू को ढूंढने में लग जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा कैलेंडर मिलता है, जिसमें सिर्फ 15 जुलाई की डेट लिखी हुई थी। और तब चैन को वहाँ पर एक सीक्रेट मैप भी मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे उस टनल की डिजाइन थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है, जिसे देखने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि असल में उस टनल से 6 रास्ते जुड़े हुए थे और अगर उन्हें उस टनल से बाहर निकलना था तो उन्हें कहीं न कहीं उन 6 रास्तों को क्रॉस करना पड़ेगा। ये लोग एक टनल को तो क्रॉस कर चुके थे और अब इनके सामने 5 टनल और आने वाली थी, और उन सभी टनल की खास बात ये थी कि उन सभी का टाइम जोन अलग अलग था। अब ये सब देखने के बाद चैन के साथ सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तब चैन वापस से उस कैलेंडर को देखने लगता है, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की डेट लिखी हुई थी। उसे देखने के बाद उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो तुरंत ही उस कैलेंडर को उतार लेता है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था, जिसकी मदद से अब वो लोग दूसरी टनल में पहुंच जाते हैं। अब उन लोगों के दूसरी टनल में जाते ही हम लोग उस रूम में रखे एक टीवी को देख पाते हैं, जो कि अपने आप ही चालू हो गया था और उसमें एक औरत की फुटेज को दिखाया जा रहा था, जो एक केव में बंद थी, जिसमें धीरे धीरे कर पानी बढ़ रहा था। अब सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस दूसरी टनल में भी उनकी बस खड़ी हुई थी और साथ ही उस जगह पर काफी ज्यादा वायरिंग भी हो रखी थी, जो देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर वो लोग जल्दी से उस बस के अंदर जाकर कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने लगते हैं। तब किस्मत से उन्हें एक बक्सा मिलता है, जिसके अंदर काफी सारी मैगी रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर उसी दौरान हम लोग टोनी को देख पाते हैं, जिसे जब ये बात समझ में आती है कि उसके लिए खाना कम पड़ सकता था, तो वो तुरंत ही अपने पास मौजूद एक गन को निकालता है और सबको गन पॉइंट पर लेते हुए उनसे सारी मैगी छीन लेता है।
अब थोड़ी देर बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, पर टोनी किसी को भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देता। उस दौरान हम लोग सारा को देख पाते हैं जिससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो टोनी को अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का ऑफर करती है, जिसके बदले में उसने उससे एक मैगी का पैकेट मांगा था। तब टोनी भी इस सारा के ऑफर को मना नहीं कर पाता और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बढ़ाने के लिए बस के अंदर चला जाता है। उसी दौरान हम लोग बैंक को देख पाते हैं जिससे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती और जब टोनी और सारा आपस में बिजी होते हैं तो वो तुरंत ही उस डब्बे के पास जाकर उसमें से एक पैकेट को किसी तरह से चुरा लेता है। लेकिन टोनी को इस बारे में समझ में आ गया था, इसलिए जैसे ही वो बाहर आता है तो वो बैंक को जान से मारने लगता है, पर वो उसे जान से मार पाता कि अचानक से हम लोग एक परछाई को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही टोनी के पास आती है और उसे जान से मार देती है। तब किसी को भी समझ में नहीं आता कि टोनी कैसे मर गया, पर कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी दौरान हम लोग बैंक को देखते हैं जिसका मैगी का पैकेट बस के नीचे गिर गया था, इसीलिए जब वो उसको उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे दिखाई देता है कि बस के नीचे असल में एक मैनहोल है। अब इस बारे में जब बाकी सबको पता चलता है तो वो तुरंत ही उस बस को खिसकाते हैं और उस बस के नीचे मैनहोल में चले जाते हैं। तो वो उस दूसरे रूम में पहुंच गए थे जहाँ पर से उन्हें तीसरी टनल में जाने का रास्ता मिलने वाला था। उस वाले रूम का हाल भी पिछले वाले रूम की तरह ही था। यहाँ पर भी काफी सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी जिस पर मिसिंग लोगों की कंप्लेंट थी और साथ ही वहाँ पर भी काफी सारे जार रखे हुए थे जिनके अंदर औरतों के बॉडी पार्ट्स थे। साथ ही वहाँ पर जो टीवी मौजूद थी वो लोग उसमें उस औरत को भी देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे कर उस गुफा में डूब रही थी। इसका मतलब यही था कि उस सीरियल किलर ने उस औरत को कहीं पर छुपा कर रखा हुआ था और अब वो औरत बढ़ने की कगार पर थी। तब चैन वहाँ पर सेम कैलेंडर को नोटिस करता है जैसा उसे पिछले वाले रूम में देखने को मिला था, और जब वो इस बार उस कैलेंडर को हटाकर देखता है तो वहाँ पर भी एक सीक्रेट डोर मौजूद था जिसकी मदद से वो एक तीसरी टनल में आ जाते हैं। वो टनल असल में काफी ज्यादा बेड थी और साथ ही इस बार जब वो अपने बस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सब कुछ सड़ चुका है और साथ ही वहाँ पर काफी सारे रैट्स और काफी सारे स्नेक्स भी मौजूद थे। वो चीज देखने के बाद किसी से भी वहाँ पर रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही उस जगह से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बैंक जिसको अब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी वो वहीं पर मौजूद एक मैगी को खाने लगता है जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी, पर उससे वो नहीं खाई जाती और वो वहाँ पर उल्टियाँ कर देता है। अब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद चिंग वहाँ पर उसे अपना एक बिस्किट देती है जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे टाइम टू टाइम खाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जिंग के पास मौजूद बिस्किट के पैकेट को देखकर वांग के मन में लालच आ जाता है और वो तुरंत ही अपने पास मौजूद गन को निकाल लेता है जो उसने तब अपने पास रख ली थी जब टोनी को किसी ने जान से मार दिया था। साथ ही बोंग को ये भी लगने लग गया था कि जैसे पहली और दूसरी टनल में ली और साथ ही टोनी के मरने के बाद ही उन्हें आगे की टनल का रास्ता दिखाई दिया था, तो हो सकता है कि अगर वो इस टनल में भी किसी को जानबूझकर मार दे तो उन्हें आगे का रास्ता मिल जाए। तब बोंग वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो फैंग या फिर जिंग को ही जान से मारेगा क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर थे। जो चीज देखते हुए चैन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि बोंग उसके कंधे पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो फैंग को मारने के लिए अपने साथ उसी रूम में लेकर चला गया था जिससे वो तीसरी टनल में आए थे। पर वहाँ पर जाने के बाद अचानक से ही उसके ऊपर पीछे से पार्क हमला कर देती है क्योंकि वो अपने भाई को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। पर पार्क वोंग को नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले ही वोंग पार्क को शूट कर जान से मार देता है। उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि वोंग का पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही वो डिसाइड करता है कि अब वो सारा को भी जान से मार देगा, पर वो सारा को जान से मार पाता कि अचानक से ही पीछे से उसे कोई स्टैप करता है और वोंग वहाँ पर मर जाता है। पर अभी भी किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि बोंग वहाँ पर कैसे मरा, पर अभी कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो लोग किसी तरह से आगे का रास्ता ढूंढते हुए आगे के रास्ते पर चले जाते हैं।